हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आप बहुत सारे बच्चों का वीडियो देख रहे होंगे कि जो ऑनलाइन अपना एग्ज़ाम दे करके आए हैं, उनसे कैसे कैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। और कुछ लोग अपना जवाब बता रहे हैं, कुछ लोग अपने जवाब को बता नहीं रहे हैं। क्यों? कि किसी को उसका आंसर ना पता चल जाए। तो कुछ क्वेश्चन जो मैंने भी ऑब्जर्व किए लोगों के, तो मुझे लगा कि मैं आप तक उनके आंसर्स कोशिश करती हूँ दूँ, और ताकि अगर आपसे वैसा ही कोई क्वेश्चन उससे मिलता जुलता पूछा जाए तब उसका आंसर दे सकें। जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आपकी क्लास में बच्चे रो रहे हैं तो आप उनको कैसे चुप कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम स्टोरी सुनाएंगे, क्लैपिंग करेंगे, उनको चॉकलेट्स देंगे। तब भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो फिर भी रोना बंद नहीं कर रहे हैं। और एक नहीं, आपकी क्लास के सारे बच्चे रो रहे हैं, तो आप उसको उस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे। तो आपके बहुत सारे जवाब उसमें हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड्स कि आप का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वहाँ कैसा काम करता है। लेकिन एज ए टीचर अगर आपकी क्लास में सारे बच्चे रोने लगे, वैसे तो ऐसी सिचुएशन आती नहीं क्लास में। अगर हमारे 40 की स्ट्रेंथ होती है तो उसमें से 2 या 3-4 बच्चे होते हैं जो बहुत रोते हैं और नहीं रुकना चाहते हैं क्लास में। तो उनके लिए टीचर को क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले उनके साथ अपनी बॉन्डिंग बनानी है। तो बॉन्डिंग आपकी एक दिन में बनती नहीं है, लेकिन हाँ, फर्स्ट डे ही बच्चा रो रहा है तो आप क्या करेंगे, तो यू शुड बी वेरी हम्बल। उसको प्यार से अपने साथ बैठा लीजिए, आप उनके साथ बैठ जाइए, उन बच्चों के बीच में रहिए। या आप एक काम कर सकते हैं कि बच्चों को बोलिए कि चले 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 सब लोग, हम लोग खेलने के लिए बाहर निकलते हैं, चलो लेट्स गो। और वो बच्चे रो रहे हैं फिर भी नहीं आ रहे हैं, बोले उनको, बोलो नहीं नहीं बेटा चलो आओ, अब हम चल रहे हैं और अभी आपकी मम्मी को हम फ़ोन कर रहे हैं, चलो फ़ोन करते हैं, फिर पापा और मम्मी को बुलाते हैं और फिर आप अपनी मम्मी पापा के पास चले जाइएगा, तब तक हम लोग गेम खेलते हैं। तो इस तरीके से आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। जब बच्चों को आप कुछ गेम देते हैं तो उनका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है। कुछ अगर टॉयज़ हों आपके पास में तो बताइएगा, हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। तो कहेंगे नहीं आपकी क्लास में टॉयज़ भी नहीं है, तब आप क्या करेंगे। तो तब आप क्या करेंगे कि तो आप उनके उसके किसी फ्रेंड से भी आप कह सकते हैं, बेटा इसको बोलो कि देखो कैसे मम्मी की याद आ रही है, तो क्यों नहीं हम चुप हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। वो कहेंगे लास्ट में कि नहीं वो फिर भी चुप नहीं हो रही, तो फिर बोलिए कि सर फिर तो मुझे और कुछ सोचना पड़ेगा। और थोड़ा वहाँ पर मतलब आर्ग्यूमेंट की बजाय उस पॉइंट को वहीं पर सम अप करने की कोशिश कीजिए कि सर हाँ, सिचुएशन तो बहुत हार्ड है, बट आई विल ट्राई टू टैकल दैट। इस तरीके से उसको वहीं पर सम अप कर लीजिए। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि बच्चे जो हैं आपकी क्लास में क्लास 1 पढ़ा रहे हैं और स्टार्टिंग में तो आपको पढ़ा लिखाना नहीं होता, लेकिन फिर बच्चे, आपने कहा कलर कीजिए। बच्चे चाहते हैं कि हम कलर भी नहीं करेंगे, हम लिखेंगे भी नहीं, हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, सर आज हम पढ़ेंगे नहीं। लेकिन आप हैं कि आपने कहा कि नहीं हम पढ़ाएंगे। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो आप ये कहिए कि हाँ, अगर बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं मैक्सिमम, भी क्लास में तो 40 स्ट्रेंथ है, मैं आपसे पहले बताई हूँ। तो हम सर ऐसा करें कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं हम उनके 2 ग्रुप्स बनाएंगे, कि आज हम 2 ग्रुप में काम करेंगे। कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ यहाँ पर आकर के एक्टिंग करेंगे और कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा कलर करेंगे। तो आपके पास एक तो बच्चों की स्ट्रेंथ जो ज़्यादा है उसको आपने डिवाइड कर दिया, और जो बच्चे नहीं लिखना चाहते हैं आपने उनसे भी काम करा लिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि लिखना ही पढ़ाई होती है। तो अगर बच्चा कुछ आगे परफॉर्म कर रहा है, कुछ आपका ग्रुप एक्टिविटी कर रहा है, तो वो भी एक लर्निंग का पार्ट होता है। तो इस तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं, उस सिचुएशन को आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डिवाइड कर देंगे। जो बच्चे लिखना चाहते हैं उनको आप थोड़ा सा ड्राइंग का, लिखने का पार्ट देंगे। जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनको आप कहेंगे चलिए आज हम लोग कुछ गेम करते हैं, कुछ आप कलेक्शन करके लाइए, जाइए आप 2-2 लीव्स कलेक्ट करके लाइए, फिर हम लोग बात करते हैं। आप इस तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा सिचुएशन बेस्ड ही कि आप स्कूल तो टाइम से चले, स्कूल घर से मतलब स्कूल के लिए टाइम से चले, लेकिन आपका ट्रैफिक की वजह से आप स्कूल में लेट हो गए और गेट पर ही आपके प्रिंसिपल सर आपको मिल गए। और ये सिचुएशन हम लोग बहुत बार हैंडल किए हैं, बहुत बार हम लोग फेस करते हैं इस चीज़ को। और भागते भागते आप स्कूल पहुंचे, गेट पर ही प्रिंसिपल सर मिल गए या मैम, और उन्होंने आपको डांटना शुरू कर दिया कि आप लेट हैं, आप ऐसे। तो आप उस वक्त क्या कहेंगे। तो आप उस वक्त ये कहिए कि सर उस वक्त तो मैं कुछ नहीं, सिर्फ सॉरी कहेंगे और सुनेंगे उनकी बात को, क्योंकि एज ए एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटर उनका ये काम है कि वो हम लोगों को इस चीज़ से सिखाएं। क्योंकि बीइंग अ टीचर हम लोगों को पंक्चुअल होना चाहिए, और अगर हम लेट होंगे तो हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तो हम वहाँ चुपचाप उनकी बात सुनेंगे, और अगर वो हमें बुला करके बाद में पूछते हैं कि क्या कारण था कि आज आप लेट थे, तो हम उनको अपना कारण जा करके बताएंगे। और अगर नहीं पूछते हैं तो जाके क्लेरिफिकेशन भी नहीं देना है, और अपना जैसा वो कहेंगे उसको हम मानेंगे। इतना ही कहने की ज़रूरत है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है।
अच्छा, एक सेम ऐसे ही था कि आपका एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आप बच्चों का क्लास में असेसमेंट कैसे करेंगे। मीन्स कितने टाइप्स का असेसमेंट होता है। तो मल्टीपल टाइप्स का असेसमेंट होता है। असेसमेंट मतलब बच्चों का आंकलन करना। तो आप कैसे उनको बच्चों को असेस करेंगे। तो आप बताइए कि सर हम जनरली जो है, क्योंकि क्लास 1 2 3 या 5 तक हमारा CCE चलता है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन। तो उसमें बच्चों को हम एज सच एक ओरल्स भी टेस्ट ले सकते हैं और पेन पेपर टेस्ट भी होता है। ओरल टेस्ट तो हम कभी भी बच्चों के बारे में ले सकते हैं। कहीं आप बच्चा कहीं अननोइंगली भी कोई स्टोरी सुना रहा है, कहीं रैम्स पढ़ रहा है, कहीं आप क्लास की रीडिंग करा रहे हैं, कोई और कंटेंट आप लेकर के आए हैं शॉर्ट स्टोरी का बाहर से, एक आपने रीडिंग कार्ड बना लिया, उसको आप बच्चों से पढ़वा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर असेसिंग द चाइल्ड। रीडिंग टेस्ट हो गया उसका। और इसी तरीके से हम ओरल असेसमेंट में बच्चों से पोएम्स, राइम्स और सॉन्ग्स का कंपोजिशन होता है, तो हम उसमें असेस कर सकते हैं। CCE एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें भी हम उनका ओरल रेसिटेशन देखते हैं और वहाँ हम असेस कर सकते हैं कि बच्चा हमारा कैसा बोलता है, कैसा प्रेजेंट करता है, कैसा उसका प्रोनाउंसिएशन है। पेन पेपर टेस्ट में आप बताइए कि हम 2 तरीके के टेस्ट लेते हैं पेन पेपर में। एक होता है हमारा PT1, जो पहले जो है फॉर्मेटिव टेस्ट होता था। तो PT1 मतलब पीरियडिक टेस्ट 1, ठीक है। तो उसमें हम बच्चों को डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देते हैं और वहाँ से हम असेस करते हैं। और एक होता है हमारा समेटिव टेस्ट। समेटिव टेस्ट जो होते हैं वो हमारे हाफ ईयरली और एनुअल्स होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्मेटिव टेस्ट जो होते हैं दैट इज़ फॉर द इम्प्रूवमेंट, कि आपका वो एक टेस्ट है जिसमें जो आपकी गलतियां उनको आप इम्प्रूव करेंगे। और समेटिव टेस्ट में आपका उसमें वो सारी मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, तो फॉर्मेटिव टेस्ट इज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ चाइल्ड और समेटिव टेस्ट इज फॉर द टेस्टिंग ऑफ द कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ चाइल्ड। इसके बाद कई जगह क्वेश्चन पूछे गए कि आपको कॉम्पिटेंसीज पता है क्या होती हैं, तब आप बता सकते हैं। मैंने आपको कई वीडियोज में बताया है कि कौन के सब्जेक्ट्स की कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं, बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट निपुण भारत के बारे में आपसे बात करेंगे कि निपुण भारत के बारे में आप जानते हैं क्या है, तो उसको एम्फोसाइज ज़रूर कीजिए, उसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, उसके वो हम कैसे टेकअप कर रहे हैं उसको ले लीजिए, वो भी मैंने एक वीडियो आपको बना के ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके साथ में आपको NCF और NEP में क्या डिफरेंस है ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि इसको हमने कभी अलग से नहीं लिया है, तो मैं उसका वीडियो एक आपको बना दे रही हूँ कि NCF क्या होता है और NEP क्या है। NCF का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में था ये, और NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ठीक है। और ये दोनों का आप एब्रीविएशन को लर्न कर लेंगे, इसके फुल फॉर्म को, और इसका इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैं इसमें कोट करना चाहती हूँ कि जो उन्होंने जो डेफिनेशन कोट मैं करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही परफेक्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कोट किया था, तो उनके मैं वर्डिंग्स को कोट करती हूँ। कोट, इफ NEP इज द गाइडिंग फिलोसफी देन NCF इज द पाथवे एंड देयर मैंडेट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, अनकोट। अब इसको आप एलिबरेट कीजिए कि क्या हुआ, मतलब NEP क्या है। NEP इज अ philosophy which guides us to take up the NCF। NCF क्या है, एक हमारा पाथवे है, चलने का रास्ता है, और कैसे हमें उस पर चलना है ये हमें चीज़ बताती है NEP 2020, ठीक है। और इस NEP का जो मेन मोटो है दैट इज़ द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, और ये आने वाले टाइम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराडाइम शिफ्ट होने जा रही है, सो दैट कि हम अपने बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एक फुल स्ट्रेंथ के साथ देख पाएंगे। तो NEP और NCF में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। NCF इज द पाथवे और NEP इज द गाइडिंग फिलोसफी, ठीक है। अब इसको अपने वर्डिंग्स में आप कैसे भी वहाँ कह सकते हैं। नेक्स्ट है एक कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, हाउ यू विल डू दिस, ओके। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि होलिस्टिक जो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है वो क्या है। 5 डोमेन्स आप सबको पता रहती हैं कि फिजिकल है, मेंटल है, इंटेलेक्चुअल है, कॉग्निटिव है, सोशल है एंड इमोशनल है, ठीक है। इन सारे डेवलपमेंट्स को हम कैसे करेंगे,
It is through the activity-based teaching, providing them the more opportunities to speak, to learn, to do their activities, or it is up to the teacher of the class ki how she or he is taking this NEPs, activities, worksheets, or the other programs in the classroom, and it will show the bonding of you and your student. Okay. एंड क्यों हम NEP को जो है FLN को हम लेते हैं क्लास 1, 2, 3 में ही, बिकॉज 3 से 8 ईयर्स तक की जो एज होती है, इट इज़ दैट एज इन विच द 90% ऑफ द माइंड ऑफ चाइल्ड इज डेवलप्ड. सो हम इनको वहाँ लेते हैं एंड वी टेक अप दीज थिंग्स, एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, स्कूल and society and their parents together to make a child bright, holistic and strong in every aspect of their life. Okay. इसके साथ आपसे एक पूछ सकते हैं कि आप अपने बच्चों में नेशनल इंटीग्रेशन का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, कि आप बच्चों को नेशनल इंटीग्रेशन कैसे सिखाएंगे. तो जनरली आपके आंसर्स होते हैं कि हम स्टोरी टेलिंग करेंगे, ये करें. यस, बिल्कुल सही आपके आंसर्स हैं. ऐसी यही चीज़ें आप बताएंगे कि हम स्टोरी टेलिंग कराएंगे, वी कंडक्ट द डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम. और एक आप उसको एज ए इनोवेटिव प्रोजेक्ट ले सकते हैं कि सर, बीइंग अ टीचर, मैं पर डे जिस क्लास में जाऊंगा तो आई विल टेक अप स्मॉल इंसिडेंसेस ऑफ ग्रेट लीडर्स एंड आई नरेट दोज इंसिडेंसेस इन द क्लासरूम इन अ डेली बेसिस. जब हम किसी चीज़ को डेली करते हैं तो बच्चे उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, और हम उसको छोटे इंसिडेंसेस लेकर के बच्चों को कोरिलेट बताएंगे कि इस ग्रेट लीडर का ये इंसिडेंस था, इससे हम ये सीखते हैं. तो आपका ये है तो स्टोरी टेलिंग, लेकिन इसको आप डिफरेंट वे में कर सकते हैं. बच्चों को आप ये भी कह सकते हैं कि आपको जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, जो इंसिडेंसेस मैं सुना रहा हूँ, उन लीडर्स का नाम आप रोज नोट करेंगे, और आपने उसकी आज की स्टोरी से आपने क्या सीखा उसको सिर्फ एक लाइन में डिफाइन आप करेंगे. तो क्या होगा, उनके पास एक पर डे का एक डेटा इकट्ठा होगा कि हाँ, आपने डिफरेंट लीडर्स के बारे में क्या बताया. और आप जब CCA कराएंगे, जब CCA की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ भी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कराते हैं. लाइक फैंसी ड्रेस है तो फैंसी ड्रेस हम ग्रेट हीरो से रिलेट करके सुना सकते हैं. जब पोएम रेसिटेशन हो तो हम जो देशभक्ति की कविताएं हैं उनको ही फोकस करें. स्टोरी टेलिंग हो तो उसमें भी हम उनको पर्टिकुलर बोल दें कि हाँ, पेट्रियोटिक स्टोरीज़ जो है वही आप यहाँ नरेट करेंगे. ड्रामेटाइजेशन अगर आप करा रहे हैं, ड्रामा कंपटीशन है तो आप, और ग्रुप सॉन्ग डांस है, ग्रुप सॉन्ग है, ग्रुप डांस है, इन सब में अगर हम थीम्स उनको बता दें कि हाँ, ये नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, कि तो इन तरीके से हम अपने स्कूल में और अपने बच्चों में नेशनल इंटीग्रेशन का डेवलपमेंट करते हैं. और सबसे बेस्ट जो पार्ट है वो हमारे स्कूल की प्रेयर होती है, जिसमें वी यूज टू डू ऑल दीज एक्टिविटीज़. लाइक हमारी जो प्लेज है वहाँ से हम सीखते हैं, हम थॉट फॉर द डे जो बनाते हैं वहाँ से बच्चे नेशनल इंटीग्रेशन सीखते हैं. पर डे जो हम वंदे मातरम का सॉन्ग गाते हैं वो उसके लिए, और जो हम अपने ट्राई को पर डे सल्यूट करते हैं स्कूल में, कंपलसरी है सबके लिए, तो वो जन गण मन का गाना. इसके साथ में थॉट फॉर द डे है, सिग्निफिकेंस ऑफ द डे है, और साथ में भाषा संगम एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारी सारी भाषाओं को, भारत की सारी भाषाओं को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, और वहाँ से बच्चे नेशनल इंटीग्रेशन सीख रहे हैं. तो मैंने इसमें कई सारे क्वेश्चंस आज आपके ले लिए हैं, और एक और लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ मनोदर्पण का. एक मेरे व्यूअर थे, उन्होंने पूछा कि मैम मनोदर्पण क्या है. तो मनोदर्पण जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जो कोविड के बाद चलाया गया, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो गैप हो गया था स्कूल आने से, वो बहुत परेशान थे. तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक ये प्रोग्राम एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से चलाया गया, जो अभी भी चल रहा है, कि जो गैप फिलिंग है बच्चों की लर्निंग का, बड़े बच्चों का, कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पेरेंट्स का भी है, तो उस सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक मनोदर्पण प्रोग्राम चलाया गया. आई थिंक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ले लिए हैं, तो जो आपको एग्ज़ाम अभी जो इंटरव्यू होगा उसमें काम आएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और बहुत सारे जो ऑनलाइन वीडियोस आ रहे हैं इंटरव्यूअर्स के, उनको ज़रूर देखिए, उनसे आपको बहुत और नई चीज़ें देखने को मिलेंगी. लेकिन ये एक चीज़ आप सब कॉमन देख रहे होंगे कि आपका जो पैनल है वो आपका बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत सपोर्टिव है, और बाइलिंगुअली आप अपने आंसर्स को बहुत आराम से दीजिए,
अपने डेमो को बहुत प्यार से वहाँ तक कंडक्ट कीजिए एंड गेट सिलेक्टेड वंस अगेन. गुड लक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई साइड.